नमस्कार, एल्विन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आइए उसी कड़ी में हम लोग आगे अगला चैप्टर पढ़ते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन। संसाधन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, संसाधन हमारे चारों तरफ आस पड़ोस में जो भी वस्तुएं हमारे प्रयोग के लायक होती है वो संसाधन की श्रेणी में आती है, उसे संसाधन कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। संसाधन अंग्रेजी में रिसोर्स, हमारे आसपास मौजूद वह प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, पेन, डस्टर, नदी, समुद्र, कुर्सी आदि। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे आसपास मौजूद वह प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम करते हैं संसाधन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मकान ले लेंगे, पेन, डस्टर, नदी, समुद्र, कुर्सी, मोबाइल, साइकिल आदि। ठीक। संसाधन दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। एक हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन। हम दोनों प्रकार के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं। किसी भी परीक्षा में प्राकृतिक संसाधन से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, प्रकृति से मिलने वाला और जो निःशुल्क प्राप्त होता है। प्रकृति से भी मिलता है, नेचर से जो हमें प्राप्त होता है, और दूसरा निःशुल्क प्राप्त होता है, वो क्या कहते हैं? प्रकृति संसाधन की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात, यह मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता है। मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण मानव नहीं कर सकता है। इसमें अगली बात है कि इसमें जो मानव होगा निर्माण भी नहीं कर पाएगा, और दूसरा मानव कोई भी परिवर्तन भी इसमें नहीं कर सकता है। मानव इसका निर्माण भी नहीं कर सकता है, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। हम देख सकते हैं पेड़ पौधे, कोयला, तेल, नदी, समुद्र, ये सभी प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो हम प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा अपने शब्दों में लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होने वाले ऐसे संसाधन जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। देखिए प्राकृतिक संसाधनों को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। जैविक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा अजैविक प्राकृतिक संसाधन। जैविक जिसमें जीवन होता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है। जैविक में जंतु आ जाएंगे और
और दूसरा इसका जो वर्गीकरण होगा वो वनस्पति। तो प्राकृतिक संसाधन के तहत अध्ययन की दृष्टि से इसका दो वर्गीकरण किया गया है। पहला जैविक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा अजैविक प्राकृतिक संसाधन। जैविक प्राकृतिक संसाधन में को पुनः दो वर्गों में बांटा जाता है, जंतु जगत और वनस्पति जगत। वनस्पति के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे आदि को और जंतु जगत की जगह सभी जीव जंतु। तो हम जैविक प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा देंगे। जैविक प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य ऐसे प्राकृतिक संसाधन से है जिसमें हम जंतु और वनस्पति को सम्मिलित करते हैं। अब देखते हैं दूसरा हम लोगों का है अजैविक प्राकृतिक संसाधन। अजैविक प्राकृतिक संसाधन में एक नवीकरण संसाधन हो जाएगा और दूसरा अनवीकरण अजैविक प्राकृतिक संसाधन। नवीकरण प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा को लेते हैं और अनवीकरण प्राकृतिक संसाधन के तहत हम लोग खनिज और जीवाश्म ईंधन को लेंगे। नवीकरण प्राकृतिक संसाधन ये प्रकृति में प्राकृतिक तत्व हैं जो मौजूद रहते हैं और अनवीकरण में जैसे खनिज है ये कम होते जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया गया दो भागों में अध्ययन के लिए, जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक के तहत हम लोग जंतु और वनस्पति जगत को लेते हैं और अजैविक प्राकृतिक संसाधन के तहत नवीकरण और अनवीकरण अजैविक प्राकृतिक संसाधन को लेते हैं। अब आगे देखिए। हाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पढ़े हम, उसके बाद अब प्रमुख प्राकृतिक संसाधन प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उसमें हम पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे सूर्य, जल और भूमि के बारे में। ठीक, तो सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य का प्रकाश जल चक्र को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। पौधों को भोजन बनाने हेतु तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत करता है। जल चक्र मतलब जैसे ये समुद्र, ये सूर्य का प्रकाश की किरणें आई, समुद्र तल पे टकरा के ऊपर गई, संघनित हुआ पानी, संघनित होके बादल बना और बादल बन के पुनः वर्षा के माध्यम से समुद्र में समा गया। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? जल चक्र। यह सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर जल चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जल चक्र से हमारा तात्पर्य है कि जब सूर्य की किरणें समुद्र पर आती है तो समुद्र को गर्म करती है, वाष्पन के द्वारा समुद्र की बूंदें ऊपर उठती है, संघनित होती है, संघनित होने के बाद बादल का रूप लेती है। बादल के बाद जब प्रेशर पड़ता है, वायुमंडलीय दाब, अत्यधिक दाब के कारण पुनः वो वर्षा के रूप में समुद्र में आके
समा जाती है। यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। ठीक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए पौधों के लिए भी प्रकाश आवश्यक है। विटामिन डी सूर्य से ही मिलता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये तीनों जो प्रश्न हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सी-टेट, यूपी-टेट में कई बार रिवीजन हुआ है। हम लोग आगे की कक्षाओं में सूर्य के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब दूसरा हमारा प्राकृतिक संसाधन है जल। जल के बारे में हमारा क्या उपयोग है, जल के बारे में हम अपने उपयोग को देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का भार या वजन 50 किलोग्राम है, तो उसमें जल कितना होगा? 50 × 70/100 मतलब 35 kg। तो हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि मानव शरीर का जितना भार होता है, उसका 70% भाग क्या होता है? जल होता है। ठीक। ये जल के बारे में पहली महत्वपूर्ण सूचना। दूसरा, जल क्या करता है? जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है? बाहर निकाल देता है, शरीर के बाहर। कैसे? पसीने के रूप में, पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो जल का दूसरा उपयोग है मानव के लिए कि जो मानव शरीर में अनावश्यक पदार्थ है, उनको पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगली बात जल के बारे में। जल जो है मानव शरीर में आया। ठीक। मानव शरीर में रक्त में जल मिला, रक्त को क्या किया? तरल किया, और रक्त संचार की प्रक्रिया अपनाया। देखिए, जल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर से और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपयोगी है। पहली बात, प्रश्न में पूछता है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 70% है। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि जल का उपयोग मानव शरीर में किस लिए किया जा सकता है, किस रूप में जल का प्रयोग होता है? तो कहेंगे कि मानव शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उनको पसीने के माध्यम से जल हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तीसरी बात, जल का और क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? तो जल हमारे रक्त को तरल बना के हमारे रक्त संचार की प्रक्रिया को क्या करता है? जारी रखता है। अब हम देखेंगे अगली चीज़, भूमि। भूमि क्या है? जल तथा खनिजों का भंडार है भूमि। ये भूमि क्या है? भूमि के ऊपर ये जल हो गया, और जल में क्या है? खनिज है। ठीक। तो भूमि जल और खनिजों का एकमात्र भंडार है। एकमात्र भंडार है। और दूसरी चीज़,
भूमि क्या है? भूमि। पौधे, वन आदि को आधार देता है। हम लोग प्रमुख प्राकृतिक संसाधन सूर्य, जल और भूमि के बारे में पढ़े। सूर्य हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जल से हमें क्या मिलता है? भूमि क्यों आवश्यक है? तो सूर्य से विटामिन डी मिलता है, जल चक्र को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। पौधों को भोजन बनाने हेतु सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। जल का क्या उपयोग है? हमारे शरीर का 70% भाग जल है। दूसरी चीज़, हमारे रक्त संचार को सरल बनाने में मदद करता है, रक्त संचार की प्रक्रिया को सरल बनाता है, रक्त को तरल करता है और अनावश्यक शरीर के अंदर जो मौजूद पदार्थ हैं उनको पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। कि अब जैसे भूमि और मिट्टी दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। मिट्टी जो होती है वो भूमि या धरातल की ऊपरी सतह होती है। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल बोलते हैं, SOIL। हाँ, आइए अब अभी जो हम लोग पढ़े उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं जो परीक्षा में आता है सही कूट मिलाने के लिए या फिर किसी भी रूप में आ सकता है। ये एक प्रश्न है लेकिन इसमें 4 प्रश्न निहित हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड 500 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लेता है। कई जगह पे आप लोगों को मिलेगा 500/60 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी देखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ऑप्शन में रहेगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड नहीं रहेगा तो 8 मिनट 20 सेकेंड रहेगा। कई किताबों में 8 मिनट भी देता है लेकिन उसमें लिखा होता है लगभग। ये आप लोगों का तीनों सही है, ठीक। अब दूसरा प्रश्न आता है, सही कूट का मिलान करना है। 4 चीज़ें जो पढ़ाई गई वो दी है, उससे संबंधित चीज़ें हैं, उसको मिलाना है। वायु, सूर्य का प्रकाश, जल और भूमि। दूसरे में है ब के नीचे, पहला है से हमारे शरीर का 70% भाग निर्मित है। दूसरा में ऑक्सीजन होता है। तीसरा हमारे शरीर को विटामिन डी देता है। चौथा खनिज पदार्थों का भंडार है। देखिए जैसा कि हम अभी पढ़े हैं, वायु से क्या मिलता है? वायु में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन O2। दूसरा है सूर्य का प्रकाश क्या देता है? सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को विटामिन डी देता है। तीसरा जल से क्या है? जल से हमारे शरीर का 70% भाग निर्मित है। और भूमि खनिज पदार्थों का भंडार है। आज हम इतने कम समय में एक महत्वपूर्ण कक्षा पर्यावरण के तहत प्राकृतिक संसाधनों को लिए, जिससे संबंधित प्रश्नों को भी हमने बहुत आसानी से देखा। ये प्रश्न बार बार आते हैं, चाहे वो आपकी सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो या एक दिवसीय कोई भी परीक्षा हो जिसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन पढ़ाए गए हैं उसका सविस्तार आपको बताया जाएगा आगे की कक्षाओं में। आप हमें सहयोग देते रहें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमारे इल्विन क्लासेस चैनल पर आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और सारी वीडियो भी पर्यावरण से संबंधित उस पर है, उसको भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।